बहस में आज चर्चा होगी सीएम योगी के इटावा दौरे को लेकर। दरअसल सीएम योगी अखिलेश यादव के गढ़ सैफई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इनॉग्रेशन किया, जिसके पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को दूसरों के शुरू किए गए काम का फीता काटने की जल्दी है, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि पहले लोग इटावा और सैफई के नाम से डरते थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है। इस दौरान सीएम योगी ने 1996 से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। कहा कि वो जयपुर से आगरा रात में पहुंचे थे, वहां से कानपुर जाने के लिए पुलिस वालों ने मना कर दिया कि रात में ना जाएं, इटावा पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा डर नहीं है। फिर मुझे रात में आगरा में रुकना पड़ा। अब आगरा के विधायक यहां के विधायक हैं। अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों ने नारियल तो फोड़े, लेकिन काम शुरू करने के लिए बजट नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज को टोकन मनी के नाम पर 1 लाख रुपए दिए जाते थे। मैं कोरोना काल में यहां पर आया था, तब मैंने यहां हाल देखा। साथ ही सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की कानाफूसी करने की आदत रही है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के दंगल में सियासी प्रहार का दौर तेजी से जारी है और इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे आज की बड़ी चर्चा एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले बयान सीएम योगी का आपको सुनवाते हैं। सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? तो ऐसे ही होता। फिर तो हम भी बोलते हुए डॉक्टर से सबसे कहते हुए काम करते हैं कि आपको टोकन मनी वेतन के रूप में देते हैं, आप जो है बाद में कभी ले लेना, जब हम नहीं रहेंगे तब बाद में ले लेना। क्या ऐसे काम चलेगा? लेकिन हम लोग आए। मैं पिछली बार यहाँ पे कोरोना कालखंड में आया था। मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, सांसद विधायक दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे जो है सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनना चाहिए। मैंने यहाँ का विजिट किया था। यहाँ पे कोरोना कालखंड में पेशेंट को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ के चिकित्सक कर रहे थे, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टूडेंट कर रहे थे। मैं लखनऊ गया, बैठक लेकर के हमने कहा भी तत्काल पैसा उपलब्ध कराओ। और मुझे प्रसन्नता है एक समय सीमा के अंदर आज बन करके तैयार हो गया है। जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सैफई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है। मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में। तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं। मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है? और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को इटावा वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहाँ के सांसद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव के गढ़ में सीएम योगी ने हुंकार भरी है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पहले निशाना साधा और कहा कि दूसरों के कामों का फीता काटने की जल्दी है भारतीय जनता पार्टी को। इटावा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोल दिया और कहा कि पहले लोग इटावा आने से डरते थे। यह मुख्यमंत्री ने कहा। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ नारियल फोड़े, जबकि अब काम हो रहा है, कुछ लोगों की कानाफूसी करने की आदत है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अब सीधा आपका परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ हैं। रमाकांत मिश्रा जी, आपका स्वागत है।
समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फराज किदवई हैं। फराज किदवई साहब, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक इंद्रकांत दीक्षित हैं। दीक्षित जी, आपका स्वागत है। और अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। फराज साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि दूसरों के काम का फीता काटने की आदत है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में तो दाम पर चर्चा होती थी, आज काम पर चर्चा हो रही है। फराज साहब, देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। दो चीजें हैं। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं सुन रहा था स्टेटमेंट अभी आपके चैनल पे, वो आगरा का उन्होंने जिक्र किया और कानपुर का उन्होंने जिक्र किया। देखिए आगरा और आगरा को दिल्ली से जोड़ने वाली अगर किसी ने एक्सप्रेस वे बनवाया तो वो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। पहले तो आप समझ लिए कि जब आप दिल्ली से चलते थे लखनऊ के लिए और आगरा भी पड़ता था और इटावा भी पड़ता था और तमाम जिले जो पड़ते थे, तो मुझे लगता है कि 14 से 16 घंटे लगते थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेट्रो रेल बनाई आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, फीता किसने काटा, उद्घाटन किसने किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया, उसका नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया, उसका फीता किसने काटा? तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करिएगा तो जो भी विकास काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के काल में हुए हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ नहीं किया है। मैं तो चैलेंज देता हूं कि कोई 5-6 काम जो आंखों से नजर आते हो वो भारतीय जनता पार्टी खाली उत्तर प्रदेश। चलिए वो 5-6 काम रमाकांत मिश्रा जी से मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले 2 लाइन कहना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमने शुरुआत की और उस पर फीता काटने का काम बीजेपी कर रही है, तो वही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप तो सिर्फ नारियल फोड़ देते थे और काम नहीं आगे बढ़ पाता था। अब रमाकांत मिश्रा जी से आपने जो सवाल किया उस पर मैं जा रहा हूं। मिश्रा जी, मेट्रो, ठीक है सर, चलिए अब मैं लौट कर आऊंगा। एक एक रिएक्शन पहले हो जाए, फिर मैं आऊंगा लौट कर। रमाकांत मिश्रा जी, आपका पहला रिएक्शन, फराज साहब का सीधा अटैक आपके ऊपर। देखिए पराग जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले किस तरह के राज्य के रूप में जाना जाता था ये हम सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत। 17वीं अर्थव्यवस्था थी। आप देखेंगे जीएसडीपी जो था उत्तर प्रदेश का वो 17वीं था, 17वें नंबर पर। दूसरी बात, इटावा और सेफई को हम लोग भी जब से जानते हैं, मुझे लगता है जो कि एक अन्य तरह के जो उत्सव होते थे वहां पर, उस नाम से जानते हैं। हमने कभी भी उत्तर प्रदेश को ऐसे नहीं देखा, जो कि उत्तर प्रदेश के हमारे अनेक मित्र हैं और उन्होंने वो जब भी कहते यार उत्तर प्रदेश बहुत ही बुरी स्थिति में जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो हाल था 2017 से पहले, ये मुझे लगता है जो कि खास करके ये सब चर्चाएं होती थी। लेकिन आज इटावा और सेफई, देखिए कोई भी सरकार बदलती है, देखिए इसमें यहाँ पर अखिलेश यादव जी को तो कोई चीज बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर नारियल फोड़े और आप फीता काट रहे हैं। ये भाई तो हर एक सरकार जब बदलती है, ये तो हो गया। नहीं, देखिए फराज साहब क्या कह रहे हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि 4 काम आप अपने गिना दीजिए, उनको जवाब मिल जाएगा। मैं गिना देता हूँ। फराज साहब को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं गिना देता हूँ। आज एक्सप्रेसवे का क्या हाल है, आपने देखा होगा किस तरह से हमने एयरपोर्ट का विस्तार किया है। 5-5, 6-6 एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज जेवर की हम बात कर रहे हैं, वो भी जब जेवर मायावती जी ने शुरू कराया था सर, बहन जी ने शुरू करवाया था जेवर। गलत बोल रहे हैं आप। अरे सुनिए तो सही, बहन जी ने शुरू करवाया था। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हमको भी पता है कब शुरुआत हुई थी और कब अंत होगा इसका, क्योंकि आपके कार्यकाल में तो ये दंगाइयों का प्रदेश रहा है। ठीक है, टॉपिक पर आइए, कोई दो मत नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस वे ले लें, आज मेडिकल कॉलेज की बात ले लें, एम्स की बात ले लें, आप एयरपोर्ट की बात ले लें। जब आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से लेकर के एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी तक बेहतर हुए हैं, तो आज 2017 से 22 और 22 से लेकर हैं, जो कि दूसरी जो कार्यकाल हमें 36 साल के बाद उसकी पुनरावृत्ति हुई है, ये ऐसे नहीं हो गया। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जहां पर 24 करोड़ जनता रहती है और 24 करोड़ जनता जब वोट करती है तो वो ऐसे वोट नहीं करती, वो हर एक चीज का तुलनात्मक अध्ययन करती है और फिर आगे जाकर के वोट करती है। इसलिए आपको मंथन करना चाहिए। ठीक है, मैं अब दीक्षित जी के पास जा रहा हूं। सर, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? दोनों की बात आपने सुन ली। फराज साहब कह रहे हैं कि नारियल तो हमने फोड़े, लेकिन काम फीता काट रही है बीजेपी। आप एनालिसिस इसका कैसे कर पा रहे हैं, चूंकि ये लगातार 2 बार से प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है?
क्या पहली बार बीजेपी ने काम कर दिया इसलिए दोबारा जनता ने वोट किया और अब बीजेपी काम नहीं कर रही है, या अगर पहली बार भी काम नहीं किया तो दूसरी बार वोट कैसे मिल गया फिर? दीक्षित जी नमस्कार पराग जी, हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, दो तीन बड़ी बातें हैं। पहला ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोई काम नहीं हुआ है, काम गिना दें। ये बात तो देखिए, मैं स्वयं वाराणसी का रहने वाला हूँ और घोसी का मूलतः हूँ। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चले जाएं तो हमें लगता है कि इस तरह की बात करना कहीं से भी उचित नहीं लगेगा जी। दूसरा, ये नहीं है कि अखिलेश जी के समय काम नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार के काम को आप नगण्य कह दीजिए या नकार दीजिए सिरे से, तो ये बड़ी मतलब नाइंसाफी जैसी बात होगी। दूसरा, मैंने अखिलेश जी का स्वयं जब वो सत्ता में थे तो 2016 में एक इंटरव्यू किया था, करीब 1.5 घंटे का जी। और मैंने उनसे पूछा कि आपने वाराणसी में क्या काम किया है पूर्वांचल में। आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी बनारस में एक भी प्रोजेक्ट एज मुख्यमंत्री गिना नहीं पाए। वो भदोही के कुछ प्रोजेक्ट गिनाते रहे, आगे पीछे के गिनाते रहे, बनारस में एक भी प्रोजेक्ट नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि अगर वास्तव में समाजवादी पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं दिखता है तो बनारस तो जरूर घूमना चाहिए उनको, क्योंकि मैं बनारस का ही अभी रहने वाला हूं। जिस तरह का ट्रांसफार्मेशन, पूरा का पूरा ट्रांसफार्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसको आप नकार दें। बनारस से इलाहाबाद की सड़क को नकार दें, अयोध्या के कार्यक्रम को नकार दें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नकार दें, एयरपोर्ट्स को नकार दें, तो ये चीजें ठीक नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि विकास के कामों की तुलना और उसमें कंपटीशन होना चाहिए कि अखिलेश जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क का निर्माण किया, मायावती जी ने उसके पहले एक हाईवे का निर्माण किया, तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस का किया। अब आगे के कंपटीशन में हम क्या करेंगे आप बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए आपको लगते हो कि हम आपके उचित नहीं बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, भाजपा आपके खिलाफ बोल रही है, जनता क्या बोल रही है? जनता ने तो आपको 2017 में भी बताया क्या बोल रही है, 2019 भी बताया, 2022 भी बताया, तो क्या जनता के विचार को भी आप नकार देंगे? मेरा ये एक बड़ा सवाल है जी। ठीक है सर, मैं अब अरविंद जी के पास जा रहा हूं। अरविंद जी, 2017 से पहले के यूपी में और 2017 के बाद के यूपी में क्या पिछली सरकारों के और इस सरकार के काम की कोई तुलना की जा सकती है, या फिर फराज साहब के मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि तुलना तो बनती नहीं है चूंकि काम ही नहीं हुआ? आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है सर? पराग जी, देखिए, सैफई में जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, जिस कहानी को सुनाया है जी, वो कहानी ही दरअसल इसीलिए कही गई कि वह जो जनता में परकुलेट करे। देखिए, उन्होंने जब कहा कि मैं रात में निकला तो लोगों ने मना कर दिया कि रात में मत चलिए, पर यह पूरी तरह से उनके कहने का तात्पर्य यही था कि उस दौर में जो है कानून व्यवस्था के क्या हालात थे और आज क्या हालात है। आप गौर कीजिए कि अखिलेश यादव जी की सरकार जो है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जब खराब प्रदर्शन की तभी वह गई थी 2017 में जी। याद कीजिए कि 2012 में बसपा सरकार भी खराब कानून व्यवस्था के आधार पर ही गई थी। तो योगी जी ने उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है और जनता में यह संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, उस दरमियान कानून व्यवस्था की बदहाली कितनी थी कि रात में हमारे जैसे सांसद जो है सफर करने के लिए वो कतराते थे, नहीं जाते थे, रात में निकलते थे, तो आम आदमी की क्या बात थी। आपने सवाल किया कि 2017 से पहले और 2017 के बाद, योगी जी इसी को रेखांकित करने का कोशिश किए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था किसी भी शासन सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होती है और उसी के आधार पे ही जनमत जो है तय होता है। आप देखिए, डेवलपमेंट का काम थोड़ा ज्यादा थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त न हो तो चाहे आप जितना विकास कार्य करिए वह बेमानी साबित हो जाता है। और एक सच्चाई भी है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था नहीं रहेगी तो ना आपके यहाँ निवेश हो पाएगा, निजी निवेश का तो संभावना नहीं है, सार्वजनिक खर्च भी सरकारें खर्च करने में डरती है, निर्यात नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है, आंतरिक खपत बिगड़ती चली जाती है। आपने कहा कि 2017 से पहले, देखिए अंतर आया है। निजी निवेश जो है आज बढ़ करके करीब 33-34 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
दूसरी तरफ जो निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश 5वां देश का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। आज के तारीख में 2 लाख करोड़ का निर्यात हो रहा है जी। और माना जा रहा है कि आने वाले 3 साल में जो है लगभग 3 लाख करोड़ हो जाएगा। आप ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र गुजरात के समतुल्य ये खड़ा हो गया है। तो अंतर आया है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं फराज किदवई साहब के पास जा रहा हूं। फराज साहब देखिए, आप कह रहे हैं कि काम की तुलना तो नहीं हो सकती है, चलिए निवेश पर ही बात कर लें। निवेश की तुलना क्या की जा सकती है? देखिए पराग जी, अब मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, क्योंकि चारों तरफ से हमले मेरे पर हुए हैं। 3 मोटी मोटी बातें हुई। एक बात हुई डेवलपमेंट की, दूसरी बात हुई जीडीपी की, और तीसरी बात हुई लॉ एंड ऑर्डर की। तो देखिए साहब, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो खाली एनसीआरबी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएसएसओ, एनएसओ और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा जी। देखिए क्या है कि जीडीपी को है ना, आप किसी भी देश और किसी भी प्रदेश की जो खुशहाली है वो जीडीपी से सिर्फ नहीं नाप सकते हैं, आपको उसमें जीवीए का भी पुट देखना पड़ता है जी। क्योंकि अगर मान लीजिए पराग जी, कोई आदमी 6 फीट लंबा है, उसको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि इतना लंबा चौड़ा है तो ये बहुत हेल्दी है। अगर उसका लिवर सही काम नहीं कर रहा है, अगर उसकी किडनी सही काम नहीं कर रही है, अगर उसको डायबिटिक है तो फिर वो हेल्दी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की, पहले मैं भारत की बात करूं, अरे साहब हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 142वें नंबर पर हैं। G20 कंट्रीज में हम लोवेस्ट हैं, और इंडिया की बात करिए तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो लोवेस्ट है। अभी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आया है 2 दिन पहले, सरकार का ही है वो, उसके हिसाब से गांव का एक किसान मात्र 3700 रुपए पर मंथ खर्च करता है। एक छोटा सा सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, माफी के साथ आपको बीच में रोक के, क्योंकि ये जो टेक्निकल टर्म होते हैं ना, सारी जनता इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाती है। हमें लगता है कि आपको एक पंपलेट छपवाने चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनको 75 जिलों में बंटवा देने चाहिए, ताकि जनता को भी समझ आए कि जो आप आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं असल में सच्चाई क्या है सरकार की। क्या गलत रहेगा बताइए अरविंद जी, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? पराग जी मुझे कंप्लीट करने दिए, नहीं पराग जी मुझे कंप्लीट करने दिए प्लीज। ठीक है, देखिए इन्हीं सब चीजों के सवाल हुए हैं, तो मुझे इसका जवाब तो देने दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, आपको मैं आधा घंटा भी और दूंगा तो आप फहरिस्त बताते जाएंगे, मुझे यकीन है आपके ऊपर इस बात पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन जनता को आप लोग कैसे समझाएंगे सर? इसके लिए तो आपको पर्चे छपा देने चाहिए। फिर वो हम पर्चे छपवाएंगे कि हम ट्विटर से भेजेंगे कि हमारे बूथ का बंदा जाएगा, वो आप हमारे ऊपर छोड़िए सर। अरे सर, आपके ऊपर छोड़कर तो आप जीत नहीं पा रहे हैं ना, वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना। स्ट्रेटजी आप लोगों की आगे क्या है? आप लोग बता तो रहे टीवी पर ये सारी बातें, जनता को कैसे समझाएंगे आप सर? अरे जनता में हमारा बूथ लेवल तक, हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारे तमाम फ्रंटल संगठन है, समाजवादी पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए हम जनता तक जा रहे हैं। और कैसे जाएं? और रही बात इलेक्शन जीत हार की, भारतीय जनता पार्टी के भाई बोल रहे थे, ये सच है कि 2017 में इलेक्शन लड़े, तो इलेक्शन जीत और हार का अगर पैमाना होगा तो माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हारे और 1 बार समाना सत्ती, तो क्या वो छोटे नेता थे? मैं तो नहीं मानता उनको छोटा। ठीक है सर, चलिए अभी आपको मुझे रुकना पड़ रहा है, चूंकि समय अभी मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने